तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम, है ना। लास्ट टर्म में हमने वेव प्रोपगेशन के डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में न्यूमेरिकल्स करे थे, किस तरीके से वेव का प्रोपगेशन होता है और रिलेटेड पैरामीटर्स को कैसे हम निकाल सकते हैं, खास तौर से एटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा, फेज कांस्टेंट बीटा, प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ईटा और लॉस टेंजेंट थीटा ईटा। और उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट्स निकाले थे अलग अलग मीडियम्स के लिए। अलग अलग मीडियम में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं अल्फ़ा बीटा गामा ईटा के, वहाँ से हमने बाकी रिलेटेड पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करा है ना। तो उसके ऊपर जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको ऑलमोस्ट सब टाइप के न्यूमेरिकल लेके करा दिया। फ्री स्पेस के लिए भी करा दिया, लॉसी डाइलेक्ट्रिक, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टिंग मीडियम गुड कंडक्टर के लिए भी करा दिए हैं। ठीक है ना। इन चारों में से किसी भी एक मीडियम के लिए आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है। तो बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम ये है क्या, और इसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्दर स्टडी के लिए, ख़ास तौर से पावर कैलकुलेशन के लिए। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली है क्या, जब भी मैं किसी भी मीडियम में वेव को प्रोपेगेट करता हूँ तो मैंने अभी ये देखा कि अगर उसके अंदर ई कंपोनेंट है और टाइम वेरिंग कंडीशंस हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यानी एच कंपोनेंट भी होगा। और अगर ई और एच दोनों हैं तो वी कैन से कि उसके अंदर कुछ ना कुछ पावर का प्रोपगेशन हो रहा है, मतलब पावर उस वेव के थ्रू प्रोपगेट हो रही है विद इन द मीडियम। तो क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिससे मैं पावर कैलकुलेशन कर पाऊँ? ठीक है। एंड द आंसर इज गिवन बाय द पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम। ऐसा क्यों है कि मैं पावर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट करना चाहता हूँ, वो ये क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं किसी भी तरीके से अपनी पावर को बाय मीन्स ऑफ नो फिजिकल मीडियम, बाय मीन्स ऑफ ओनली वेव, है ना, मैं अपनी पावर को ट्रांसमिट कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होगा कि मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में अपने करंट और वोल्टेज को कन्वर्ट करके उसके थ्रू पावर को ट्रांसमिट कर पाऊँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं अपने किसी भी सिग्नल को जो कि वोल्टेज और करंट की फॉर्म में मेरे सर्किट में अवेलेबल है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, तो अल्टीमेटली अगर वो सिग्नल मेरे को कुछ दूर पर जा कर के मिल रहा है ना, वो सिग्नल विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन, विदाउट एनी वायर्ड कनेक्शन इन बिटवीन द प्लेसेस, है ना, जहाँ पर भी सिग्नल मैं रिसीव कर रहा हूँ, वहाँ पर जहाँ से सिग्नल मैं जनरेट कर रहा हूँ वहाँ पर कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, केवल फ्री स्पेस में या कोई एक नॉन कनेक्टिंग मीडियम है, मतलब सिंपल वायर के फॉर्म में कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे केस में मेरी पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है ना, पावर का प्रोपगेशन हो रहा है। मुझे ये पता लग रहा है कि अगर वहाँ पर पावर अवेलेबल है, इसका मतलब मेरी जो पावर है वो पावर इलेक्ट्रिकल सिग्नल और के थ्रू, यानी एक डेडिकेटेड फिजिकल कनेक्शन ना होने की कंडीशन में भी पावर मेरी अवेलेबल है दूसरी जगह पर। इसका मतलब मेरी पावर प्रोपगेट हो रही है। तो मुझे कैलकुलेशन करनी है कि किस तरीके से मैं पावर का प्रोपगेशन निकाल सकता हूँ, कैलकुलेशन कर सकता हूँ। ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हमारी मैक्सवेल्स की दो इक्वेशंस। ठीक है। हमारे पास चार इक्वेशंस हैं, तो लेकिन हम जो दो इक्वेशंस यूज़ करते हैं वो है डेल क्रॉस ई और डेल क्रॉस एच, हमेशा कर्ल वाली इक्वेशंस यूज़ होते हैं। ठीक है। तो मैं उन कर्ल वाली इक्वेशंस को यहाँ पर लिख ले रहा हूँ क्योंकि ये हमें फर्दर यूज़ करनी है। डेल क्रॉस ई होता है माइनस का क्या होता है बताओ, डेल बी बाई डेल टी, तो मैं म्यू बाहर ले लेता हूँ, डेल एच बाई डेल टी हो जाएगा ये। ठीक है। और दूसरा होता है डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी, तो जे हो जाएगा सिग्मा ई प्लस डेल डी, मतलब एप्सिलॉन टाइम्स डेल ई ओवर डेल टी। मतलब पूरी इक्वेशंस को मैंने ई और एच में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। ये दो इक्वेशंस को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया ई और एच में केवल। ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को डॉट प्रोडक्ट करूंगा ई के साथ और इस इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट करूंगा एच के साथ। तो अगर मैं इस इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट करता हूं ई के साथ तो क्या मिलेगा मुझे, देखो इस इक्वेशन में राइट साइड में ई वेक्टर है दोनों तरफ, है ना, इस इक्वेशन में राइट साइड में एच वेक्टर है।
तो जिस भी इक्वेशन में राइट साइड में h है, मैं वहां पर h से डॉट प्रोडक्ट करूंगा। यहाँ पर e है तो मैं e से डॉट प्रोडक्ट करूंगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को e से डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा LHS साइड में e वेक्टर डॉट डेल क्रॉस h, ठीक है, इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इक्वल्स टू मिलेगा सिग्मा ऑफ ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर प्लस एप्सिलॉन टाइम्स डेल, सॉरी डेल नहीं, ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर डॉट डेल ई बाई डेल टी। ये दोनों वेक्टर मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो LHS अभी छोड़ देते हैं, RHS देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी सिग्मा इनटू ई स्क्वायर, ई डॉट ई दैट इज ई स्क्वायर, प्लस इसको हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। इसको हमने बाहर ले लिया, मतलब कैसे भी कर लो आप, दिस कैन बी रिटन एज ई वेक्टर डॉट एप्सिलॉन टाइम्स डेल ई बाई डेल टी। जैसे पहले लिखा था वैसे ही लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि कोई वो नहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे इस LHS को सॉल्व करना है, और इस LHS को सॉल्व करते टाइम मुझे एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है। वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी है डेल डॉट ए क्रॉस बी, यानी किसी भी कर्ल दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका अगर मैं डाइवर्जेंस लेता हूँ, ठीक है, तो ये आंसर क्या आना चाहिए, दिस आंसर विल बी स्केलर क्वांटिटी। तो और उस आंसर को हम लिख सकते हैं बी डॉट डेल क्रॉस ए, बी डॉट डेल क्रॉस ए, यानी बी वेक्टर के साथ ए वेक्टर के कर्ल का क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर के कर्ल का डॉट प्रोडक्ट कर दो, माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट डेल क्रॉस बी, ठीक है। और फिर मैं दूसरे वेक्टर का कर्ल निकाल के उसका ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। तो दिस इज द आइडेंटिटी। ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी हम यूज करेंगे अपनी स्टडी को आगे कैरी करने के लिए, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है दैट वी आर गोइंग टू यूज इट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर है मेरा ई एंड बी वेक्टर है मेरा एच, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, दिस आइडेंटिटी विल बिकम डेल डॉट ऑफ ई क्रॉस एच विल बिकम एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट ऑफ डेल क्रॉस एच, ठीक है। अब आप मुझे ध्यान से देखो कि इस इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, इस वाली इक्वेशन को नीचे जो मैंने ई और एच में रिप्रेजेंट करी है, ए और बी को अगर मैंने ई और एच मान लिया, तो ये वाली चीज कहाँ आ रही है, ये वाली चीज आ रही है ई डॉट डेल क्रॉस एच, यानी ये वाला टर्म, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ई डॉट डेल क्रॉस एच क्या हो जाएगा, ई डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर जो है वो मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बिकम, जल्दी बताओ, एच वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ऑफ डेल वेक्टर डॉट ई क्रॉस एच। ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, जल्दी बताओ, इसे ऐसे लिख सकते हैं, यस सर। है ना। और अगर मैं h को इधर ले जाऊं, e को इधर ले जाऊं, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, h वेक्टर डॉट डेल क्रॉस e प्लस डेल वेक्टर डॉट h क्रॉस e, क्योंकि h वेक्टर, सॉरी h वेक्टर क्रॉस e वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ e वेक्टर क्रॉस h वेक्टर, तो ऑटोमेटिकली माइनस साइन यहाँ पर इस वाले साइन को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इस वेक्टर को, यानी इस LHS को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये चीज लिख सकता हूँ, ये दो टर्म्स हो गई, इन दो टर्म के फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन थी मेरे पास, है ना, इस इक्वेशन में मैं इसकी वैल्यू इस इक्वेशन से रख देता हूँ, ठीक है। तो LHS मेरा क्या आ गया, LHS आ गया h वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ई प्लस डेल डॉट h क्रॉस ई इज इक्वल्स टू सिग्मा ई स्क्वायर प्लस ई वेक्टर डॉट एप्सिलॉन टाइम्स डेल ई बाई डेल टी।
ठीक है, तो ये LHS और RHS ये कुछ इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, एक इक्वेशन हमने मान ली ये। ठीक है, ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, अब मुझे दूसरी इक्वेशन निकालनी है। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो पहली मैक्सवेल इक्वेशन थी ये वाली, इसका h से डॉट प्रोडक्ट कर दिया, इधर भी इधर भी, क्योंकि यहाँ पर म्यू h स्क्वायर आ जाएगा, है ना, यहाँ पर म्यू h डॉट ये पूरी की पूरी आ जाएगी। ठीक, और h डॉट h वाली टर्म आ जाएगी, यहाँ पर h डॉट डेल क्रॉस ई आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरी जो मैक्सवेल इक्वेशन थी डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू कितना था, म्यू टाइम्स डेल एच ओवर डेल टी। मैं इसमें दोनों तरफ ई से डॉट एच से डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं, एच से डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं, एच से इधर और एच से एक और इधर। ठीक है, अब ये वाली टर्म तो ऐसी रहेगी, और एच डॉट डेल क्रॉस ई, एच डॉट डेल क्रॉस ई यानी ये वाली टर्म, दैट मीन्स दिस प्लस ये वाली टर्म। ठीक है, ये दो चीज हो जाएंगी, है ना, लिख सकते हैं ना। एच डॉट डेल क्रॉस ई क्या हो जाएगा, एच डॉट डेल क्रॉस ई यानी ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल डॉट ऑफ ई क्रॉस एच प्लस ई डॉट ऑफ डेल क्रॉस एच। ठीक है, तो हम ये रख लेंगे। ठीक है, तो ये हम रख लेंगे, तो हमारा LHS क्या हो जाएगा, हमारा LHS हो जाएगा डेल डॉट ई क्रॉस एच, ठीक है, प्लस ई डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू एच वेक्टर डॉट म्यू डेल एच बाय डेल टी। सपोज ये मेरी इक्वेशन नंबर है 2। अब आप ध्यान से देखो, डेल डॉट ऑफ ई क्रॉस एच, डेल डॉट ऑफ ई क्रॉस एच, ये ठीक है, और एक टर्म आ रही है ई डॉट ऑफ डेल क्रॉस एच। ठीक, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखूं, ठीक है, तो क्या मैं इन इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं? क्या मैं ई डॉट ऑफ डेल क्रॉस एच की वैल्यू को कहीं से रिप्लेस कर सकता हूं? सोचो और बोलो। देखो, इन दोनों इक्वेशन में कोई चीज कॉमन है। कॉमन क्या चीज है? कॉमन है एच डॉट डेल क्रॉस ई, ये तो कॉमन है नहीं, डेल डॉट ऑफ एच क्रॉस ई और डेल डॉट ऑफ ई क्रॉस एच, है ना, ये दोनों चीजें कॉमन है। तो अगर मैं डेल डॉट ऑफ ई क्रॉस एच रख दूं तो वहां पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये अल्टीमेटली ये इक्वेशन जो है मेरी, इस इक्वेशन को और इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर लिखी है, इस इक्वेशन को मुझे कुछ हद तक सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना है। एच डॉट डेल क्रॉस ई, देखो जरा एच डॉट डेल क्रॉस ई कहाँ आ रहा था? ठीक है, एच डॉट डेल क्रॉस ई आ रहा था अगर मैं इसका एच डॉट कर रहा था, है ना, यही तो आ रहा था, एच डॉट डेल क्रॉस ई। ठीक है, इसको अगर मैं एच से डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं तो एच डॉट डेल क्रॉस ई आ रहा है, यानी एच डॉट डेल क्रॉस ई ये वाला जो फैक्टर है क्वेश्चन नंबर 1 का, एच डॉट डेल क्रॉस ई है ना, तो एच डॉट डेल क्रॉस ई की जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली एच डॉट डेल क्रॉस ई की, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 से पहले वाली इक्वेशन को एच डॉट डेल क्रॉस ई यानी ये जो इक्वेशन नंबर 1 का पार्ट है इसके अंदर हमने रख दिया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 अगर हम ना भी निकालें तो भी चलेगा।
ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअल में इसकी वैल्यू को सीधे सीधे यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन सपोज ये इक्वेशन नंबर आई है ना। तो इक्वेशन नंबर आई से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं वैल्यू रख दूंगा, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, दिस विल बिकम एच डॉट म्यू टाइम्स डेल एच बाई डेल टी, ठीक है, प्लस डेल डॉट ऑफ एच क्रॉस ई, और ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम सिग्मा टाइम्स ई स्क्वायर प्लस ई टाइम्स ई वेक्टर डॉट एप्सिलॉन टाइम्स डेल ई बाई डेल टी, ये बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं केवल और केवल एक चीज छोड़ करके बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाऊं, तो मेरे लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, मतलब क्या, अगर मैं ये टर्म रहने दूं, डेल वाली टर्म रहने दूं और ये वाली टर्म को इधर ले जाऊं, ठीक है, तो मेरे लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो मैं आराम से क्या लिख सकता हूं, डेल डॉट ऑफ एच क्रॉस ई, ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस विल बिकम सिग्मा ई स्क्वायर प्लस ई वेक्टर डॉट एप्सिलॉन टाइम्स डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, माइनस आता है क्या यहाँ पे, माइनस होता है, माइनस वाला, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस रह गया हमारा यहाँ पे, है ना। इस वाले में यहाँ पर एक माइनस और आएगा, that minus sign will also come here because it's a minus sign, that means ये वाली इक्वेशन यहाँ रखेंगे तो this will become माइनस का ही। ठीक है, तो उधर साइड में आके ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, this will become प्लस h वेक्टर डॉट म्यू टाइम्स डेल h बाय डेल t, ये मेरी इक्वेशन बन गई, ये मेरी डिसाइसिव इक्वेशन है। इस इक्वेशन को ही आगे कैरी करूंगा मैं फर्दर पावर कैलकुलेशंस को डिराइव करने के लिए। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक, अब अगर ये चीज क्लियर है तो आप जरा मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास एक चीज है एच वेक्टर डॉट म्यू टाइम्स डेल एच बाय डेल टी, ठीक है, या ई वेक्टर डॉट एप्सिलॉन टाइम्स डेल ई बाय डेल टी, मुझे इसको किसी ऐसी फॉर्म में लिखना है जिससे ये एच वेक्टर अंदर चला जाए। अगर ये वेक्टर अंदर जाएगा तो एच डॉट एच क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी, और ऑटोमेटिकली एच वेक्टर डॉट, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो भी ये स्केलर ही है, मतलब अगर मैं इसको अंदर ले भी जाऊं तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब अगर मैं इसको अंदर ले गया तो इसको अंदर ले जाने पर क्या होगा, देखो दिस विल बिकम एच स्क्वायर, अगर मैं इसको डायरेक्टली अंदर ले गया तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, और अगर एच स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या आएगा, हमारे पास आएगा, बोलो, एच स्क्वायर का मतलब, जल्दी बोलो, 2h, सर 2h 2 डेल एच बाई डेल टी, है ना, और एक एच से ये वाला h ऑलरेडी यहाँ पे है ही, लेकिन 2 एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं ऐसे लिखूं कि मैं 1/2 टाइम्स म्यू डेल स्क्वायर एच ओवर, सॉरी डेल स्क्वायर नहीं, डेल एच स्क्वायर ओवर डेल टी कर दूं, या डेल एच स्क्वायर छोड़ दो, एच स्क्वायर से कंफ्यूजन होगी, मैं सीधे सीधे एच डॉट एच कर लेता हूँ। ठीक है, दिस विल बिकम एच डॉट एच, डेल ऑफ डेल टी एच डॉट एच। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ना, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर डेल बाई डेल टी ऑफ एक्स स्क्वायर है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, आप इसको लिख सकते हो 2x डेल एक्स ओवर डेल टी। ठीक है, अब मुझे ये वाला 2 हटाना है क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइड बाई 2 ऑलरेडी कर दूंगा यहाँ पर, तो 1/2 इंटू 2x यानी ये, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है, यानी म्यू बाई 2 डेल बाई डेल टी ऑफ h डॉट h। सिमिलरली दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज 1/2 एप्सिलॉन टाइम्स डेल बाई डेल टी ऑफ कितना, e डॉट e।
क्योंकि ई डॉट ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन, ये दोनों चीजें मैं इस इक्वेशन नंबर 3 में रख दूंगा और फिर उसके बाद अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन 3 अब कैसी हो जाएगी, आफ्टर रिप्लेसिंग these two identities into equation number 3, this equation 3 will become del dot of h cross e, h cross e, it's not h cross h, it's h cross e। ठीक है, h cross e, ये क्या हो जाएगा मेरा, this will be sigma e square plus half of epsilon del by del t e वेक्टर डॉट e वेक्टर, और e वेक्टर डॉट e वेक्टर को हम लिख सकते हैं e स्क्वायर। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है, चलो अगली स्टेप में लिख देंगे प्लस 1/2 म्यू टाइम्स डेल ओवर डेल टी क्या, h वेक्टर डॉट h वेक्टर। ठीक है, देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डेल सिग्मा e स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एप्सिलॉन डेल ओवर डेल टी e स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ म्यू डेल ओवर डेल टी ऑफ एच स्क्वायर। ये इक्वेशन मेरी इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद कुछ ऐसे बन जाएगी। क्लियर हो गया? सपोज ये इक्वेशन नंबर 4 है, आफ्टर मॉडिफाइंग द इक्वेशन नंबर 3 वी गॉट दिस इक्वेशन नंबर 4। यहां तक क्लियर है? अभी तक कोई डाउट? yes, जल्दी बताओ, किसी को भी कोई डाउट है अब तक? नो सर। तो सिस्टमेटिकली हमें उन इक्वेशंस को इस्तेमाल करके इस इक्वेशन को डिराइव करना है। इस इक्वेशन को डिराइव करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको डॉट प्रोडक्ट, इस डॉट प्रोडक्ट का क्या लेंगे, इस डॉट प्रोडक्ट का हम लेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। तो टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल बोथ द साइड्स, ठीक है, तो हम एक इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, हमें क्या करना है, हमें इस इंटीग्रेशन का, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल कर देना है, मतलब डेल डॉट ऑफ एच क्रॉस ई डीवी वॉल्यूम इंटीग्रल हमें निकालना है। ठीक है, ओवर द वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक, अभी क्यों ऐसा मैंने करा अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, बस जस्ट 1 मिनट, इट विल बी क्लियर। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ सिग्मा ई स्क्वायर डीवी प्लस हाफ ऑफ एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन अंदर ले लेंगे, डेल बाई डेल टी को ले लेते हैं बाहर। ठीक है, डेल बाई डेल टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल टाइम का फंक्शन तो होगा नहीं, तो इसके सीधे सीधे इस इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। ठीक है, दिस विल बी एप्सिलॉन ई स्क्वायर डीवी प्लस 1/2 डेल ओवर डेल टी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ म्यू एच स्क्वायर डीवी। ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं इस इक्वेशन का दोनों तरफ क्या ले लूंगा, डाइवर्जेंस ले लूंगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई इसलिए करूंगा क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं इसको E क्रॉस H ले लूंगा तो ये सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे, तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं। अगर ये वॉल्यूम इंटीग्रल होता डेल डॉट ऑफ E क्रॉस H का, तो मैं क्या करता, ये पूरी इक्वेशंस में, क्योंकि मैंने यहाँ पर वेक्टर A क्रॉस B की जगह B क्रॉस A कर दिया, तो ऑटोमेटिकली बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, यानी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव ऑफ सिग्मा ई स्क्वायर डीवी माइनस 1/2 डेल बाई डेल टी, सब जगह नेगेटिव आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, सब जगह बाकी नेगेटिव आ जाएगा। तो एप्सिलॉन ई स्क्वायर डीवी नेगेटिव माइनस 1/2 डेल बाई डेल टी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ किसका, म्यू एच स्क्वायर डीवी का। ठीक है, ये मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक, ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब इस इक्वेशन नंबर 5 में थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं कि अगर मैं LHS साइड को देखूं तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड कैन बी रिटन एज अ क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो क्या मैं इस वॉल्यूम को
ऐसे लिख सकता हूं कि ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन हो गया किसका, E क्रॉस H डॉट ds का, लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर, ये अगर एक जनरल वेक्टर है, एक वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर है, तो अगर मैं इसको एक इंडिविजुअल वेक्टर मानूं, तो अगर मैं इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, है ना, और उसका डाइवर्जेंस लूं, तो ये एक इंडिविजुअल वेक्टर है, इसका डाइवर्जेंस, दैट मीन्स उस वेक्टर का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस थ्योरम से हम ये आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी क्या हो गया, बाकी मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेता हूं। एक, अगर मैं डेल बाई डेल टी कॉमन ले लूं, ठीक है, और डेल बाई डेल टी कॉमन लेने के बाद उसका वॉल्यूम इंटीग्रल लूं, किसका, दो टर्म्स का, कौन कौन सी दो टर्म्स, एक है मेरी हाफ ऑफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, और एक है मेरी हाफ ऑफ म्यू एच स्क्वायर। ठीक है, इसका मुझे वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है, माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ कितना, दैट विल बी सिंपली सिग्मा ई स्क्वायर डीवी। ये मेरी है इक्वेशन नंबर 6, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पावर पॉइंटिंग वेक्टर एंड द लॉसेस। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6 plays a major important role. Now see what are the different terms relate. This term says what, this term says that the total power leaving the volume. क्यों, अगर मैं E क्रॉस H को बोलता हूं ये पावर है मेरी, ऑब्वियसली E क्रॉस H पावर होगी, क्योंकि वोल्ट पर मीटर इंटू एम्पियर पर मीटर, E की यूनिट है वोल्ट पर मीटर, H की यूनिट है एम्पियर पर मीटर, यानी वोल्ट इंटू एम्पियर, यानी पावर की यूनिट पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं पावर पर मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या पावर ही तो आई। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल पावर लीविंग द वॉल्यूम, दिस इज टोटल पावर लीविंग द वॉल्यूम और क्लोज सरफेस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ठीक है, लीविंग द वॉल्यूम और द क्लोज सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस है। ठीक है, और ये क्या चीज है, ये दोनों चीजें क्या बताती हैं, ये दोनों चीजें बताती हैं मुझे कि ये रेट ऑफ डिक्रीज इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, आप ध्यान से देखो, जब मैंने आपको इंडक्टर कराया था, तो आपको बताया था कि जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो एनर्जी है वो कितनी है, हाफ ऑफ म्यू एच स्क्वायर। ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो एनर्जी है वो कितनी है, हाफ ऑफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर हम क्या मानते हैं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं, क्योंकि वहां पर कोई मैग्नेटिक मीडियम नहीं है। ठीक है, इंडक्टर है, इंडक्टर के अराउंड हम क्या मानते हैं, केवल मैग्नेटिक एनर्जी मानते हैं, क्योंकि वहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, कंडक्टर के ऊपर हमने कॉइल को बाउंड करा था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो एनर्जी कितनी है, हाफ ऑफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। अगर मेरी केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड है तो वो एनर्जी कितनी है, हाफ ऑफ म्यू एच स्क्वायर। और चूंकि इन दोनों को वॉल्यूम इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे इसका टाइम रेट भी निकालना है, रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज नेगेटिव साइन के साथ, मतलब मैंने इस रेट ऑफ चेंज को क्या बोल दिया, रेट ऑफ डिक्रीज, डिक्रीज इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड। ये मेरी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड हो गई, ये मेरी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड हो गई। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ये रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये मुझे बताएगा। ठीक है, और ये क्या चीज है, दिस इज नथिंग बट द ओमिक लॉसेस, सिग्मा ई स्क्वायर, सिग्मा ई स्क्वायर जे इक्वल टू सिग्मा ई क्या होता है, ओम्स लॉ है, तो ये क्या होगा, ओमिक लॉसेस होंगे। तो दीज आर दी ओमिक लॉसेस, या रेजिस्टिव पावर dissipated across the resistor, you can say that. ठीक है, this expression, this equation number 6 is nothing but the Poynting theorem. This equation number 6 is Poynting theorem.
Pointing theorem states that the net power flowing out of a given volume V, यानी अगर मैं एक क्या कह सकते हैं, एक तरीके से थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, जगह मिल जाएगी, ठीक है। अगर मेरे पास एक वॉल्यूम है, ठीक है, ये मेरा वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम से कितनी पावर मेरी बाहर जा रही है, ठीक है, कितनी पावर इस वॉल्यूम के अंदर आ रही थी, अगर मुझे ये पता है, ठीक है, ये मेरी पावर इन है, इनपुट, ये मेरी पावर आउटपुट है या पावर लीविंग है उस वॉल्यूम के क्रॉस, ये मेरा वॉल्यूम है, क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो ये तीन जगह डिसिपेट होगी, एक तो मेरे ओमिक लॉसेस, ठीक है, एक मेरा रजिस्टर टाइप का होगा, ये ओमिक लॉसेस देगा, यहां पर मेरा पावर का डिसिपेशन होगा, ठीक है। दूसरा, अगर मेरा एक कैपेसिटर था फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसके अराउंड मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक, ये मेरा एक कैपेसिटर टाइप का अरेंजमेंट था, तो ये स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। और अगर मेरा एक इंडक्टर था, कॉइल थी, उसके ऊपर मैंने वायर लपेट दिए, ठीक है ना, तो ये मेरी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड थी। अंडर द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। तो बेसिकली मैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड और इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड और ओमिक लॉसेस, इन तीन जगह मेरी पावर, इनपुट वाली पावर कंज्यूम होगी और कुछ पावर मेरी आउटपुट पर बाहर जाएगी। तो अगर आउटपुट पर बाहर जाने वाली पावर इनपुट आने वाली पावर सेम नहीं है, दैट मीन्स द पावर आउटपुट इज बेसिकली इनपुट पावर माइनस ऑल दीज थ्री, ठीक है। द रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन द electrical energy stored, the rate of decrement in the magnetic energy stored and the total ohmic losses, इन दोनों को ऐड करने के बाद, इन तीनों को ऐड करने के बाद अगर मैं उसे पावर इनपुट से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आउटपुट पावर मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना? Yes. So this E cross H vector is denoted या is represented as a vector P, and that P vector is known as pointing vector. Pointing vector tells me कि पावर किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, ठीक है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी E वेक्टर और H वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। E वेक्टर की डायरेक्शन में पावर प्रोपेगेट नहीं हो रही, H वेक्टर की डायरेक्शन में पावर प्रोपेगेट नहीं हो रही, जो उन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है, मतलब उन दोनों वेक्टर के भी परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उस डायरेक्शन में मेरी वेव के थ्रू पावर प्रोपेगेट हो रही है। क्लियर हो गया? अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब वेव प्रोपेगेशन बताया था तो एक एक्सप्रेशन लिखवाया था, ए पी इक्वल्स टू ए ई क्रॉस ए एच, लिखवाया था। Yes, sir. Yes, sir. ये यही एक्सप्रेशन है, क्योंकि ए पी क्या है, ए पी है प्रोपेगेशन बताता है, मुझे पावर का प्रोपेगेशन बताता है, ठीक है, वेव का प्रोपेगेशन बताता है, और जिधर वेव प्रोपेगेट होगी उधर ही पावर प्रोपेगेट हो रही होगी, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, यानी इन दोनों यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में मेरी वेव प्रोपेगेट कर रही होगी, क्योंकि एक्चुअल में वेव कहीं भी प्रोपेगेट हो लेकिन पावर कहाँ प्रोपेगेट होगी, पावर होगी इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरी पावर प्रोपेगेट होगी, एंड दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन्ड द वेव प्रोपेगेशन वेक्टर AP, और जो भी आपको मन करे, ठीक है, दैट इज गिवन बाय समवेयर रिलेटेड बिटवीन या गिवन बाय द पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर से ही हम लोग वेव प्रोपेगेशन का कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर हो गया? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अगर ये चीज क्लियर है तो फटाफट से मैं आपको एवरेज पावर कैलकुलेशन करने का तरीका और बता देता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं E फील्ड को लिखना चाहूँ तो E फील्ड को एज अ फंक्शन ऑफ Z एंड T क्या लिख सकता हूँ,
z का मतलब z में प्रोपेगेट कर रही है, t का मतलब टाइम का भी फंक्शन है, ठीक है। ये हो जाएगा सिंपल नॉर्मली e की पावर माइनस अल्फा z इंटू ई नॉट कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड है, cos ओमेगा t माइनस बीटा z, और फॉर एग्जाम्पल इट इज हैविंग द पोलराइजेशन इन x डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मुझे E पता है तो I can easily calculate the value of H. And for any general medium that may be lossless dielectric, e to the power minus alpha z क्या होता है? अगर मुझे E पता है तो क्या मैं H निकाल सकता हूँ? आराम से निकाल सकता हूँ. There is no problem to calculate H from E. Omega t minus beta z minus theta eta a y कैप. ठीक है, तो अगर मुझे पावर निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ z कॉमा t, तो मैं क्या लिख सकता हूं? दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू, इस h नॉट को क्या लिख लेंगे हम? इस h नॉट को लिख लेंगे ई नॉट डिवाइड बाई मॉड ईटा. ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? ई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई मॉड ईटा. ठीक है, e की पावर माइनस अल्फा जेड मल्टीप्लाई बाई e की पावर माइनस अल्फा जेड, क्या होगा? e की पावर माइनस 2 अल्फा जेड. ठीक है, cos ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा ईटा. तो यहाँ पर दो चीज आ जाएंगी, cos ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा ईटा. ठीक है, और वेक्टर क्या आएगा? ए एक्स क्रॉस ए वाई, मतलब ए जेड. क्या पी क्या था? पी था ई क्रॉस एच, ई क्रॉस एच. यहां से हमने क्या निकाल लिया? पावर. तो x क्रॉस y मतलब z. ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि cos a डॉट क्रॉस b, cos a इंटू cos b, cos a cos b, दैट मीन्स cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b. ठीक है, तो अगर मैं cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b डिवाइड बाई 2. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो cos a यानी ओमेगा टी प्लस बीटा जेड प्लस ओमेगा टी माइनस बीट, सॉरी यहाँ माइनस था, प्लस नहीं था, ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा ईटा, है ना. कॉस ए प्लस बी हो गया प्लस कॉस ए माइनस बी. इसमें से ये घटाऊंगा तो क्या आएगा? कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस ओमेगा टी प्लस बीटा जेड प्लस थीटा ईटा, ये आ जाएगा. ठीक है, डिवाइड बाई 2. डिवाइड बाई 2 को हम इसके साथ लिख लेते हैं, ई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 अल्फा जेड डिवाइड बाई 2 मॉड ईटा. ठीक है, दैट विल बी व्हाट? दैट इज सिंपली पावर. ठीक है, ये क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब आप ध्यान से देखो, ओमेगा टी से ओमेगा टी कर गया राइट, दूसरे वाले कंपोनेंट में बीटा जेड से बीटा जेड कर गया, तो केवल दो कंपोनेंट बचे. एक बचा ई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मॉड ईटा, तो है ही ई की पावर माइनस 2 अल्फा जेड, ये भी है. ठीक है, दो कंपोनेंट बचे. क्या क्या? एक बचा कॉस, 2 कॉमन ले लो, या 2 मतलब ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, है ना, माइनस थीटा ईटा. एक तो आ गया ये कॉस 2, ये ओमेगा टी और ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी हो गया, बीटा जेड 2 बीटा जेड हो गया, तो हमने 2 बाहर ले लिया, माइनस थीटा ईटा सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कॉस थीटा ईटा. ये एक्सप्रेशन आ गया मेरा पावर का. ठीक है, ये इक्वेशन को आप बोल दो, सपोज इक्वेशन नंबर कौन सी थी पिछली वाली 6, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 7. ठीक है, इक्वेशन नंबर 7. नाउ अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है, हम ओवर द टाइम पीरियड इंटीग्रेट कर देते हैं. तो टाइम पीरियड इंटीग्रेट करने के लिए हमारा पी एवरेज एज अ फंक्शन ऑफ जेड, इट विल नॉट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है, एवरेज में टाइम का फैक्टर हट जाता है. क्यों? क्योंकि एवरेज पावर के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी सिग्नल का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं
जिस टाइम पीरियड के लिए हम उस सिग्नल को इंटीग्रेट करेंगे। तो इट विल बी सिंपली 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t p z t dt, यानी उस पावर को, इस पावर को along द टाइम t मैंने इंटीग्रेट कर दिया, 1/t से डिवाइड भी कर दिया, तो ये मेरी एवरेज पावर आ जाएगी। और एवरेज पावर जो हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, इट विल सिंपली बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ रियल पार्ट ऑफ ई एस क्रॉस एच एस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हमारा एवरेज पावर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसको बहुत सिंपल से तरीका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप इसको देखो, कॉस अगर मैं ओमेगा, ये जो टी लिया है मैंने, है ना, ये जो कैपिटल टी है इक्वल्स टू 2π/ω ले लूँ तो यू कैन इजीली सॉल्व दैट। ठीक है, बहुत आराम से निकल जाएगा। और अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को देखूंगा, इस एक्सप्रेशन से, इक्वेशन नंबर 7 से, तो इस इक्वेशन नंबर 7 से जो मेरी एवरेज पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी, that will be equals to E naught square divided by 2 mod eta। ठीक है, e की पावर -2 अल्फा z। अब देखो, अगर मैं cos को इंटीग्रेट करूंगा तो cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन या माइनस साइन। ठीक है, जो भी है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, सिंपल आप cos कुछ भी ले लो। ठीक है, 2ωt -2 बीटा z माइनस थीटा ईटा को dt को इंटीग्रेट करना है 1/t से। ठीक है, 0 to t। ठीक है, तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा, कॉस का इंटीग्रेशन मान लेते हैं सपोज साइन 2ωt -2 बीटा z माइनस थीटा ईटा होगा। ठीक है, और चूंकि इंटीग्रेशन है तो डिवाइड बाई 2ω आएगा। ठीक है, माइनस का आएगा और 1/t तो था ही। ठीक है, और आप लिमिट लगा दो 0 से लेकर के t तक। तो जब 0 से लेकर t लगाओगे तो 0 लिमिट में क्या होगा, 0 में होगा साइन 0, ये तो 0 हो जाएगा जब t की वैल्यू 0 होगी तो। और जब t की वैल्यू कैपिटल T होगी तो ये t इंटू टू कैपिटल T हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। तो साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी, 2ω इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, -2 बीटा z तो आएगा ही, माइनस थीटा ईटा भी आएगा। ठीक, और एक बार 0 तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा। तो एक चीज हो जाएगी, माइनस का, माइनस बाहर है। ठीक है, माइनस का साइन -2 बीटा z माइनस थीटा ईटा। ठीक है, और उसको डिवाइड बाई 2ωt से डिवाइड कर देंगे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर t लगा रहा हूँ तो ये वैल्यू आ रही है, और t इक्वल्स टू 2π/ω है। तो t इक्वल्स टू 2π/ω है, मतलब ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 4π बन जाएगा। 4π साइन 4π 0, साइन 2π साइन 0, साइन 2π साइन 4π 0 होता है ना, 2π के इंटरवल पे 0 होता है। तो ये चीज हो जाएगी 0, क्या बचेगा, केवल और केवल ये चीज बचेगी। और अगर मैं फेजर कंपोनेंट लेता हूँ तो फेजर कंपोनेंट में इस चीज को ऑलरेडी मैंने फेजर में इंक्लूड कर लिया, केवल और केवल क्या बचा, ये बचा। और ये रियल पार्ट हो जाएगा, मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉस थीटा ईटा। ठीक है, सो दिस विल बी सिंपली कॉस ऑफ थीटा ईटा, और वेक्टर प्रोपगेशन है az कैप में। तो ये मेरी एवरेज पावर जो है वो ये आ जाएगी एवरेज सेंस में। बाकी सारे चीज़ें कोई रोल प्ले नहीं करेगी, केवल और केवल ये ई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ईटा तो रहेगा ही, ये मेरा e की पावर माइनस अल्फा z और कॉस थीटा ईटा। ठीक है, ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, केवल और केवल थीटा ईटा वाला पोर्शन बचेगा। आप सॉल्व करोगे तो आप देख लोगे कि ये चीज़ साइन 0 बनेगा, यहाँ तो साइन 0 है ही ऑलरेडी, तो -2 बीटा z माइनस थीटा ईटा वाला टर्म बनेगा, और इसको खोल लोगे तो आपका कॉस थीटा ईटा वाली टर्म बचेगी, बाकी सब चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो दिस इज सिंपली दी एवरेज पावर। और इस एवरेज पावर से मैं एवरेज पावर ऐसे भी निकाल सकता हूँ, पी एवरेज, सॉरी पी एवरेज, अगर मैं यहाँ पर स्केलर ना लूँ, सॉरी वेक्टर ना लूँ, स्केलर लूँ, तो पी एवरेज कितना हो जाएगा, पी एवरेज पावर एवरेज। ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सरफेस इंटीग्रेशन। अगर मुझे ये निकाल, ये दे रखा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये ई क्रॉस एच है ना, मुझे एवरेज पावर, ये पावर डेंसिटी है, दिस पी एवरेज इज बेसिकली दी पावर एवरेज, पावर डेंसिटी, एवरेज पावर डेंसिटी। मुझे क्या निकालनी है, मुझे पावर निकालनी है। तो पावर के लिए क्या करूँगा मैं, इस पी एवरेज एज अ फंक्शन ऑफ z, है ना,
इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा किसके साथ, ds वेक्टर के साथ, तो यहाँ पर मेरी एवरेज पावर आ जाएगी। बेसिकली है क्या, ये मेरी है पावर डेंसिटी, एवरेज AVE एवरेज पावर डेंसिटी, ठीक है। और ये जो मेरा एक्सप्रेशन है दैट इज एवरेज पावर, ठीक है। तो अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है तो जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो मेरा क्या देता है, वो मुझे डेंसिटी बताता है, पावर पर यूनिट एरिया बताता है, ठीक है। और एवरेज पावर निकालने के लिए मैं सीधे सीधे उस सरफेस एरिया से डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब अगर ये चीजें क्लियर हो गई हो आपको तो आप एक क्वेश्चन नोट कर लो, सडीगू बुक का पेज नंबर 393, पेज नंबर 393, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9.6, पेज नंबर 393 पे एग्जाम्पल नंबर 9.6 मैं क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप मुझे इसको सॉल्यूशन करके भेजोगे। अगर मेरे किसी मीडियम में, नॉन मैग्नेटिक मीडियम में E की वैल्यू दे रखी है 4 sin 2 पाई इंटू 10 पावर 7 t माइनस 0.8x AZ कैप वोल्ट पर मीटर, है ना। नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, नॉन मैग्नेटिक मीडियम मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू 1, ठीक है ना। नॉन मैग्नेटिक मीडियम मतलब सॉरी म्यू की वैल्यू, म्यू आर की वैल्यू 1, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 म्यू की वैल्यू 1। यू नीड टू फाइंड एप्सिलॉन, रिलेटिव परमिटिविटी, इंट्रिंसिक इंपीडेंस ऑफ द मीडियम, ठीक है, टाइम, एवरेज पावर कैरीड बाय द वेव, मतलब टाइम एवरेज पावर ये आपको निकालना है, ठीक है। और ये मतलब आपको क्या निकालना है, पावर डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। और आपको निकालना है फिर टोटल पावर क्रॉसिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्लेन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये आपको चार चीजें निकालनी है, एक ये, एक ये, एक ये, और एप्सिलॉन आर के साथ साथ ईटा भी निकालना है। ये चार चीजें निकालनी है। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, आप आराम से इसको तसल्ली से खुद से ट्राई करना, और अगर ना हो तो आप बुक से हेल्प ले सकते हो। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो वील डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है बच्चों। एक न्यूमेरिकल जो इसके बाद का प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी है अनसॉल्व है, वो मैं नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगा, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑन अ नॉर्मल इंसिडेंट, ठीक है। समझ में आ गया।